सूरजपुर नाम का छोटा सा गांव था। मिट्टी की खुशबू, बैलों के घंटियों की आवाज और नीम के पेड़ों की छांव, यही इस गांव की पहचान थी। यहीं पर रहता था एक मेहनतकश, शांत स्वभाव का युवक मिहिर। उम्र मुश्किल से 22-23 होगी, लेकिन जिम्मेदारियां इतनी कि कई बार सांस लेना भी भारी लगता था। उसके पिता का देहांत अचानक हुआ था और उसके बाद घर की पूरी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर आ गई थी। घर में माँ सुधा थीं, जो अक्सर बीमार रहती थीं, और छोटी बहन आरवी, जो पढ़ाई में बहुत तेज थी, लेकिन गरीबी ने उसकी पढ़ाई कई बार रोक दी थी। जीवन टूटी साइकिल की तरह चल रहा था। धक्का मारो तभी आगे बढ़े। मिहिर रोज सुबह 4 बजे उठ जाता। गांव की मुख्य सड़क पर लगी अपनी छोटी सी चाय टपरी पर वो आए जाए वालों को चाय पिलाता था। बस यही रोजी रोटी थी। उसे उम्मीद रहती कि किसी दिन बदलेगा, माँ की दवाई सही समय पर मिल जाएगी और आरवी बिना चिंता पढ़ाई कर पाएगी। पर जिंदगी ने शायद अभी और इम्तिहान लिख रखे थे। तेज धूप में मिहिर चाय बना रहा था कि तभी दूर से धूल का गुबार उठा। गांव का लालची प्रॉपर्टी डीलर बालदेव अपने 4 गुंडों के साथ आ रहा था। ओ मिहिर, उसकी आवाज में अहंकार भरा था। किराया 3 महीने से नहीं दिया, चल टपरी खाली कर। मिहिर घबरा गया। भैया 2 दिन और दे दो, माँ की दवाई, बहन की फीस, बस थोड़ा वक्त। 2 दिन? तूने 6 दिन पहले भी यही बोला था। अब गुंडो सब फेंक दो। सारा सामान सड़क पर बिखर गया, बर्तन टूट गए। मिहिर धूल में गिरा रो रहा था, जैसे उसकी दुनिया उसी पल ढह गई हो। माँ ने दरवाजे पर ही पूछ लिया, बेटा ये क्या हाल है? मिहिर फूट पड़ा। माँ, टपरी चली गई, सब खत्म, सब। बहन आरवी भाग कर आई। भैया अब हम क्या करेंगे? घर में जैसे कोई आवाज बंद हो गई। माँ, बेटा, बहन तीनों एक दूसरे को चुपचाप देखते रहे। कुछ देर बाद घर की चुप्पी को माँ की धीमी आवाज ने तोड़ा। बेटा, तुम्हारे पापा ने पाड़े में एक छोटा बगीचा बनाया था। भले ही वो अब सूखा पड़े, लेकिन कोशिश करोगे तो वही हमारी नई शुरुआत बनेगा। मिहिर ने आंखें पोंछी। लेकिन माँ, वो मिट्टी मर चुकी है, उसमें कुछ नहीं उगता। माँ मुस्कुराई। मिट्टी कभी नहीं मरती बेटा, इंसान की हिम्मत मरती है। आरवी ने भी कहा, भैया हम साथ में मेहनत करेंगे। लेकिन असली समस्या वहीं थी। मिहिर ने निराश होकर कहा, माँ, हाथ में 1 रुपया नहीं है, खेती कैसे शुरू करें? सुधा ने अपना आंचल खोला और एक पुरानी चांदी की पायल निकाली। इसे गिरवी रख दो, भूखे पेट सपने नहीं बोए जाते। मिहिर घबरा गया। माँ, ये आपकी शादी की निशानी है। निशानी पेट नहीं भरती बेटा, इसे बेच नहीं रही, बस गिरवी रख रही हूं। जब तरक्की होगी वापस ले आएंगे। रोते रोते मिहिर और आरवी ने स्वीकार कर लिया। अगले ही दिन उन्होंने पायल गिरवी रखकर थोड़े पैसे जुटाए। मिहिर ने ठान लिया कि वो अनार उगाएगा, क्योंकि पिता कहा करते थे, जो फल जितना लाल होता है उतना ही संघर्ष से पैदा होता है। दिन रात मेहनत शुरू हुई। सुबह मिट्टी खोदना, दोपहर में नहर से पानी लाना, शाम को पौधों को दवाई देना, आंधियों तूफानों में भी पौधों को बचाना। गांव वाले हंसते, और ये उस मर चुकी मिट्टी में अनार, भैया मजाक है क्या? लेकिन मिहिर और आरवी हिम्मत से डटे रहे। अनार के पेड़ों पर फल लगने लगे, लाल लाल, बड़े बड़े, चमकदार। आरवी खुशी से झूम उठी, भैया ये तो भगवान का आशीर्वाद है। मिहिर ने मन में सोचा, अब सब ठीक होगा, बस मंडी वाले अच्छे दाम दे दें। उसने टोकरियां भरी और मंडी पहुंचा। ये अनार बाहर से लाल है, अंदर से खट्टे होंगे। नहीं चाहिए, आगे जाओ, तुम गरीब लोग हमेशा धोखा देते हो। किसी ने एक भी अनार काटकर नहीं देखा, बस शक कर लिया। मिहिर का मन टूट गया। वो खाली हाथ वापस आया। माँ, शायद किस्मत ही रूठ गई है। पहले खुद तो चखो बेटा। तीनों ने अनार तोड़े, काटे, रस भरा स्वाद मुंह में फैल गया। मीठा, ताज़ा, लाजवाब। माँ बोली, ये फल वरदान है, गलती मंडी वालों की है, हमारी नहीं। आरवी ने पूछा, तो क्या करें माँ? माँ ने कहा, इनसे अनार की शहद बर्फी बनाएंगे। देसी गुड़, अनार का रस, जो चखेगा वही हमारे घर आएगा। ये विचार सुनकर मिहिर के अंदर फिर से उम्मीद जग गई। रात भर चूल्हा जलता रहा। माँ अनार का रस गुड़ में घुलती रहीं। मिहिर लकड़ी डालता रहा।
आरवी बर्फी जमाने के लिए थालियां तैयार करती रहीं। धीरे धीरे मिश्रण सुनहरा होता गया, सुगंध पूरे घर में फैल गई। सुबह तक बर्फी बनकर तैयार थी, लाल चमकती, नर्म और बिल्कुल घर की खास मिठाई जैसी। दोनों भाई बहन गांव की गलियों में निकले। लो भैया, अनार की बर्फी, देसी, शुद्ध, सेहतमंद। शुरू में लोग हिचकिचाए, लेकिन एक बूढ़े बाबा ने कहा, चलो चख ही लेते हैं। जैसे ही बर्फी मुंह में गई, अरे वाह, ये तो दवा जैसी लग रही है। मुझे 1 किलो दे दो, मुझे 2 किलो, मैं अपने पोते के लिए भी ले जाऊंगी। कुछ ही दिनों में बर्फी पूरे गांव में धूम मचाने लगी, पैसे बरसने लगे। मिहिर सीधा साहूकार के पास गया, पायल छुड़ाई और माँ के पाँव में पहनाते हुए बोला, माँ, ये सिर्फ आभूषण नहीं, हमारी इज्जत है। माँ की आंखें भर आईं। बालदीव को ये बात हजम नहीं हुई कि जिसे उसने सड़क पर फेंका था वो अब तरक्की कर रहा है। उसने सोचा, अगर ये लड़का आगे बढ़ गया तो कल को मेरे बराबर खड़ा हो जाएगा। उसने रात में अपने गुंडों को भेजने की योजना बनाई, इसके बाग से सारे अनार चुरा कर ले आओ। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, बालदेव की ये बात गांव के एक दुकानदार रोहित ने सुन ली। वो भागकर मिहिर के घर आया। भाई, तुम्हारे खिलाफ साजिश हो रही है। मिहिर ने डरने की बजाय एक चाल चली। उसने पेड़ों पर एक खास खुजली वाली जड़ी बूटी रगड़ दी। जैसे ही गुंडे अनार तोड़ने लगे, अरे ये क्या जल रहा है? ओए, मेरे हाथ, मेरे पैर, ये तो पूरा शरीर जल रहा है। वो पेड़ छोड़कर ऐसे भागे जैसे किसी ने आग लगा दी हो। मिहिर और रोहित दूर से हंसते रहे। शहर से एक बड़ा मिठाई कारोबारी आया। क्या आप ही मिहिर हैं? मेरी दुकानों में आपकी बर्फी की मांग इतनी बढ़ गई है कि मैं चाहता हूं आप मेरे लिए हर महीने 100 किलो बर्फी बनाएं। मिहिर के पैरों तले जमीन खिसक गई। 100 किलो? हाँ, और ये रहा एडवांस। इतना पैसा देखकर खुद सुधा भी रो पड़ी। आज मेरे पति की आत्मा भी खुश होगी। कुछ महीनों में मिहिर अमीर हो गया। नया बड़ा घर, माँ का उपचार, आरवी की पढ़ाई, बगीचे का विस्तार, गांव में सम्मान, सब मिल गया। एक दिन वो बालदेव के पास गया। बचपन में आपने हमें नीचे दिखाया था, आज मेहनत ने मुझे ऊपर उठाया है। गरीब को मत दबाना, वरना एक दिन वही तुम्हारी गर्दन पकड़ लेता है। बालदेव हाथ जोड़कर बोला, माफ कर दो भाई, मैंने लालच में आकर बहुत बुरा किया। मिहिर मुस्कुराया, माफ किया, पर याद रखना, मेहनत किसी को भी राजा बना देती है। कभी भी एक असफलता पर हार मत मानो। अगर लोग तुम्हें नीचे गिराएं तो वहीं से 2 कदम और ऊपर उठो। किस्मत नहीं, मेहनत इंसान का भविष्य तय करती है।